वर्ष की उम्र में शिशु का वजन है वो 3 गुना हो जाता है। और जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो वो वजन 2 गुना माना जाता है। तो ये गुणा में, और इनकी जो मस्तिष्क का आकार होता है, सिर का अनुपात है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको दोबारा आगे उसमें बताऊंगी मैं। एक शिशु 6 से 12 माह की सामान्य हृदय गति होती है। जो बच्चा 6 से 12 माह का है और उसकी सामान्य हृदय की गति है वो कितनी देखी गई है, तो वो उसकी गति देखी गई है 80 से 140 प्रति मिनट। तो ये 6 से 12 माह के शिशु की हृदय की गति है वो देखने को हमें मिलती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक परिमापों में बढ़ोतरी का मतलब है। शारीरिक परिमाप का मतलब है लंबाई, चौड़ाई आदि में जो बढ़ोतरी होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे या विकास कहेंगे। तो इसको हम वृद्धि का नाम देंगे। और शारीरिक परिमापों में और अगर गुणों में वृद्धि पूछा जाए तो आपका विकास आ जाता है। तो ये भी वृद्धि और विकास का जब बिंदु मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको ये क्लियर किया था अच्छे से। वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, या एम्बेडेक्स्ट्रस या उभय हस्त। तो उभय हस्त से भी आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो। उभय का मतलब आ गया कि दोनों हाथ जिसके अंदर हमारे प्रयोग होते हैं तो वो आपका उभय हस्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 3 नंबर वाला ऑप्शन है, ये आपका सही यहाँ पे जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 31 नंबर का। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू से कम होता है। कितने से कम होता है? तो ये मंद बुद्धि बालकों का मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि है वो 70 से कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 80 और 100 है, ये आपके मंद बुद्धि से सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में आ जाता है। औसत बुद्धि वाले बच्चे हैं वो 90 से 100 के बीच में होते हैं। और 100 और 120 के बीच में है वो आपकी औसत बुद्धि से थोड़ा अधिक, औसत से अधिक। और 120 के बाद आपके प्रतिभाशाली बच्चे आ जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। यहाँ पे 70 से कम है वो मंद बुद्धि बालकों की कैटेगरी में आते हैं। एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वो आयु कौन सी होती है? तो देखो 6 महीने के बाद बच्चा है, 6 महीने का होता है जब वो बैठना सीखता है। और 7 से 9 माह का होता है तो वो बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है। बाकी 3 से 5 महीने भी अगर ऑप्शन पे ध्यान दो, 10 से 12 माह का बच्चा है वो खड़ा होके चलना सीखने लग जाता है। 1 वर्ष के बाद वो चलना आराम से सीखता है। तो यहाँ से 7 से 9 माह का बच्चा है वो इसका ऑप्शन है वो सही होएगा। ICDS परियोजना जिस वर्ष प्रारंभ हुई थी वह योजना क्या है, कौन से सन में हुई थी? ICDS का मतलब है समेकित बाल विकास योजना। तो इसमें ये 1975 में शुरू हुई थी। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों की उम्र पूछी जाती है। तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है ये योजना कार्यरत होती है। तो ये प्रश्न दोनों तरीके से कई बार पूछा जा चुका है कि ICDS परियोजना है वो कौन से सन में प्रारंभ हुई और इसके अंदर जिस आयु वर्ग के बच्चों को रखा जाता है तो वो आयु वर्ग कौन सा है? तो 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग माना गया है। रक्त स्त्राव को रोकने वाला विटामिन क्या है? तो ये भी आपका सीधा क्वेश्चन है। रक्त स्त्राव रोकने के लिए कौन सा विटामिन है? आपका विटामिन के है। ये आपका रक्त स्त्राव, रक्त का थक्का जमाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका विटामिन के है वो निभाता है। और विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये महिलाओं में बांझपन की शिकायत को दूर करने के लिए भी ये विटामिन है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। विटामिन डी है, ये हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए है, ये आपके आँखों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो रतौंधी
विटामिन है उसकी समस्या को खत्म करने के लिए विटामिन ए आपके पास भरपूर होना चाहिए। फोलिक एसिड की कमी होने वाली एनीमिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसको कहा जाएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो फोलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग माना गया है। आगे आपका 41 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मासिक धर्म की अवधि। मासिक धर्म की अवधिता औसतन होती है, मतलब जो मासिक धर्म आता है हर महीने, तो उसकी जो औसतन अवधि होती है वो क्या होती है? 20 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन। तो ये देखो हर महिला के अंदर अलग अलग दिन है, उसका अलग अलग तरीके से ही होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही किया गया है वो आपका 28 दिन का सही किया गया है। तो 28 दिन की अवधि को क्या कहा गया है? मासिक धर्म की अवधि माना गया है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 28 दिन की अवधि। आगे प्रश्न 42 नंबर है। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये प्रोटीन कुपोषण रोग के नाम से जाना जाता है। जो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की एक साथ कमी होने से बच्चों के अंदर जो कुपोषण की समस्या आती है उसको प्रोटीन ऊर्जा कैलोरी कुपोषण या ऊर्जा प्रोटीन कैलोरी कुपोषण दोनों ही रूप से हम देख सकते हैं। ये छोटे बच्चों के अंदर जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं उन बच्चों में ये बीमारी है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। आगे प्रश्न हमारा एक आ जाता है। एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसतन वजन कितना होता है? तो ये देखो औसतन वजन पूछा है। औसतन वजन आपका 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में माना गया है, जो बच्चे का जन्म के समय आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही किया गया है वो किया गया है 3.2, यानी 3 किलो 200 ग्राम है वो बच्चे का औसतन वजन है, वो सही माना गया है। तो इस तरीके के प्रश्नों के अंतर्गत ये आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रश्न को सही करता है। तो यहाँ पर 2.5 से 3.5 किलो के बीच का वजन आता है और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है वो 3.5 किलो के वजन के बीच के आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 किलो 200 ग्राम को सही किया है। स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर महीने तक करा जाता है। तो ये 6 माह तक के बच्चे के लिए तो जरूरी होता है, और बाकी अगर महिला इससे ज़्यादा भी अगर बच्चे को स्तनपान कराए तो उससे बच्चे का विकास है वो अच्छा होता है। लेकिन 6 माह के बाद हम क्या करते हैं, पूरक आहार बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। एक कैलोरी जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 1 कैलोरी है आपकी 4.184 जूल के बराबर मानी गई है। तो इसको आप देख सकते हो अच्छे से, ये हमारे माप और भार की इकाई से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका 4.184 जूल के बराबर है, वो कैलोरी का मान बताया गया है। 46 नंबर का क्वेश्चन है। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को कहा गया है। तो ये प्रक्रिया आपकी फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया ही होती है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को आपस में मिला दिया जाए तो वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे घी और तेल है, उनके अंदर है विटामिन ए की मात्रा का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ताकि ये जो नॉर्मल सब यूज़ करने वाली चीज़ें होती है इन्हीं के अंदर मिलता है। और एक साथ में आपका नमक है, नमक में आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपने देखा है गलखंड नामक रोग होता है। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। तेल का फोर्टिफाई किया जाता है, तेल को
फोर्टिफाई किया जाता है। किस में किया जाता है? विटामिन ए से किया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो तेल आपका घी है उन सब में विटामिन ए और साथ में विटामिन ई, और विटामिन ई इनके ऑप्शन में नहीं है इसलिए विटामिन ए दे रखा है, तो ये इसका सही हो जाएगा। विटामिन ए और ई दोनों ही इसके अंदर मिलाए जाते हैं। यह चिन्ह क्या बताता है? आपको दिखा रखा है कि ये त्रिभुज है, इसको क्रॉस कर रखा है, तो ये आपका जो चिन्ह है वो है स्त्री, यानी प्रेस का चित्र है, और प्रेस ना करे, काट रखा है, इसका मतलब इसको नहीं करना है। वो कपड़े जिनके ऊपर प्रेस नहीं करनी है तो उनके ऊपर जो वस्त्रों के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, ये लेबल के ऊपर चित्र बने हुए होते हैं, तो इसका संदेश देता है कि इन कपड़ों के ऊपर आयरन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जिन कपड़ों को जैसे धोना है या हैंड वॉश है या आपका वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश कर सकते हो या ड्राई वॉश करना है, तो ये सब उसके ऊपर चिन्ह है वो बने हुए होते हैं। संतुलन और लय है, क्या है ये? कला के तत्व है या सिद्धांत है? दो ही बात इसके अंतर्गत निर्धारित होती है। मौलिक व्यवस्था कोई इससे संबंधित नहीं है। आंतरिक डिजाइन के घटक, आंतरिक डिजाइन में तो कला के तत्व और सिद्धांत दोनों का यूज किया जाता है। तो कला के तत्व और सिद्धांत दोनों को मैंने अच्छे तरीके से अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। कला के तत्व तो इसमें ये संतुलन और लय नहीं आता, ये आपके सिद्धांत में आते हैं, तो आपको ये सिद्धांत बताने हैं यहाँ पर। कला डिजाइन के सिद्धांत बोल सकते हो, चाहे आप कला के सिद्धांत भी इसको बोल सकते हो। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना दो रंगों की बनी होती है, जो क्या होती है? एक दूसरे के समीपवर्ती होती है, त्रिकोणीय होती है, रंग चक्र में बराबर अंतराल पर होती है, या एक दूसरे के विपरीत होती है। तो पूरक का मतलब ही क्या होता है? एक यहाँ पे है तो एक दूसरी नीचे, यानी एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? पूरक रंग योजना कहेंगे। और जो आपके ट्रायंगल के ऊपर निर्धारित होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो तीनों रंग आते हैं वो आपके त्रिकोणीय रंग योजना में आ जाते हैं। और समीपवर्तीय रंग मतलब जो दो रंग आपके पास पास में होते हैं तो वो आपके समीपवर्तीय रंग योजना में आ जाती है। तो ये भी मैंने आपको रंग योजना के अंतर्गत आपको बताया था कि ये किस तरीके से होते हैं। ये आपके 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपका 51 नंबर का प्रश्न है, नीला रंग प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? प्रेम या प्यार का? तो प्रेम और प्यार का लाल रंग प्रतीक माना गया है। दौलत का नहीं आएगा, वफादारी का या साहस का? तो यहाँ पे आंसर है इसका वफादारी का। नीला रंग है वो वफादारी का संकेत माना गया है। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम स्काउरिंग कहते हैं, जिसको मजाई करना या स्काउरिंग नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे एक अभी प्रश्न आया था आपका मर्सराइजिंग से। यहाँ पे ये मर्सराइजिंग जो नाम दे रखा है, मर्सराइजिंग क्या होती है? एक परिसज्जा है जो कपड़े में उसकी सिकुड़न को ख़त्म करने के लिए प्रयोग में की जाती है। झुलसाना, सीजिंग करना, यानी कपड़े को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए। टैटरिंग है कपड़े के आकार को अच्छा निर्धारित निश्चित आकार प्रदान करना, टैटरिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये सारी आपकी क्या है? परिसज्जाएं हैं तीनों वाली। स्काउरिंग है तो ये स्काउरिंग आपकी ऊन से गंदगी निकालने की प्रोसेस को स्काउरिंग कहा गया है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को कहते हैं। तो इन्हें सिंजिंग कहते हैं, झुलसाना। कपड़े की सतह जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया है, ये झुलसाना यहाँ पे साथ में दे भी रखा है। सिंजिंग क्या है? तो झुलसाने की प्रोसेस होती है जो कपड़े को चमकीला बनाती है। ये गर्म रोलर के माध्यम से ये प्रक्रिया है वो करी जाती है। 54 नंबर है, बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना क्या कहलाता है? तो ये कैलेंडरिंग कहलाता है। कैलेंडरिंग की प्रोसेस होती है, जो बड़े बड़े रोलर्स होते हैं और
फैक्ट्रियों के अंदर इन रोलर्स के माध्यम से कपड़ों को प्रेस करने के लिए काम में बनाया जाता है। तो ये आपकी कैलेंडरिंग की प्रोसेस होती है। यह बंगाल का बना हुआ कपड़ा होता है। तो बंगाल का कपड़ा जो बना हुआ कहलाता है वो आपका कहलाता है जामदानी। बंगाल का बुना हुआ कपड़ा आपका क्या नाम से जाना जाएगा? जामदानी। कांजीवरम भी नहीं आएगा। ब्रोकेट ये बनारस का है, बनारस का है ब्रोकेट भी। और यहाँ पे ये कश्मीरी नहीं लिखा, कश्मीरी कपड़े का तो दूसरा ऑप्शन आता है इसका। कश्मीर के लिए तो एक कश्मीरी शॉल है, पश्मीना शॉल, वो आपका आता है कश्मीरी कपड़े के अंदर। पैठानी है, ये भी यहाँ की नहीं आती है पैठानी आपकी। और कांजीवरम है, ये सबसे सिल्की वस्त्रों के अंतर्गत साड़ियों का एक कांजीवरम है जो सोने और चांदी के तारों से यूज़ करके बनाया जाता है। कांजीवरम उसका एक ऑप्शन आता है। एक परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाता है? परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाता है? तो ये आपकी हेम यानी तुरपाई कहलाती है। आपको सबको पता है, आपके सूट हो, कुर्ता हो, आपकी शर्ट्स हो, सबके नीचे के हिस्से में स्कर्ट है, इनमें सब में तुरपाई का हिस्सा होता है जो तैयार नीचे का किनारी कहलाती है। तो ये डार्ट वगैरह है, ये तो ऊपर डाली जाती है। लाइनिंग है, ये अस्तर को कहा जाता है। तो ये इसके पार्ट्स नहीं है। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका 2 या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बोस्टिंग कहा जाता है। ये बाकी इसके कोई भी ऑप्शन है ये इसके नहीं होंगे। जो कच्चे टाके, और कच्चा टाका भी 2 या 3 कपड़ों में जो लाइनिंग वाले कपड़े हैं उनको जोड़ने के लिए जो तैयार किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? बोस्टिंग कहलाता है। 58 नंबर है सीवन, जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह आपकी फ्रेंच सीवन कहलाती है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, डैश के डिजाइनर परिधान को फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं। तो फुलनेस को नियंत्रित करने के लिए डॉट्स लगाए जाते हैं। डॉट्स का मतलब आपको पता ही है, डॉट्स नहीं डार्ट्स, डार्ट यानी पट्टियाँ जो आपकी लगाई जाती है। सीवन सिलाइयों को कहा जाता है। फेसिंग आपकी लाइनिंग अस्तर हो जाता है। और फेसिंग करना मतलब एक के ऊपर एक रख के आप उसको सेट करते हो, तो वो प्रोसेस। डार्ट्स का मतलब होता है जो फिटिंग के लिए आप कपड़ों के अंदर फिश डार्ट आ जाती है, आपकी हाफ डार्ट आ जाती है, तो ये फुलनेस को नियंत्रित करने का एक माध्यम माना गया है। पंजाब की कढ़ाई करा हुआ कपड़ा आपका क्या कहलाता है? तो पंजाब की फुलकारी आती है, बंगाल का काथा होता है, कर्नाटक की कसूती, ये प्रश्न अभी पूछा गया था आपका लैब असिस्टेंट में। कर्नाटक की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? और चिकनकारी है, लखनऊ की चिकनकारी है। तो ये चारों ही मैंने ये परंपरागत कढ़ाई वाले टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को देखकर पहचान सकते हो। तो आज के वीडियो में आपके ये 60 क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हुए हैं। आगे के क्वेश्चन हैं हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पेपर के जो 60 क्वेश्चन है आपके आगामी, इसमें से लैब असिस्टेंट के अंदर भी कई प्रश्न है। 2016 का पेपर है ये, और 2016 में आपका ऐसा का ऐसा है, कई क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो इसलिए पुराने पेपरों को आपको ध्यान रख के और इनसे स्टडी करना जरूरी होता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स।